तो कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं हम? जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को राष्ट्र के साथ जोड़ ले और राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बना ले, तो ये घटना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखना क्या है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर था कि यूके का राष्ट्रवाद क्या था और इंडिया का राष्ट्रवाद क्या था। तो हमने सबसे पहले समझा यूके का राष्ट्रवाद। तो यूके का राष्ट्रवाद आपके क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सनसेट ना हो, यानी कि ब्रिटिश शासन का कभी सूर्यास्त ना हो, और इंडिया के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा सुरक्षित बना रहे। ये ब्रिटेन का राष्ट्रवाद था आपके। और ब्रिटेन के पास इस राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का आपके क्या क्या तरीका था? पहला, पावर, ताकत। तो इस ताकत को हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और पुलिस, इसकी स्थापना की। दूसरा तरीका था अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का ब्रिटेन के पास वेलफेयर एक्टिविटीज, यानी कि कल्याणकारी गतिविधियां, जिससे कि भारत के लोग इनकी शासन को स्वीकार कर लें। तो कल्याणकारी गतिविधियों के नाम पे आपके ब्रिटिश सरकार ने आपके भारत में रेलवे, एजुकेशन, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी का आपके विकास किया, और कई सोशल एविल्स जो सामाजिक बुराइयां भारत में व्याप्त थी उनको समाप्त किया। ठीक है। साथ में आपके ब्रिटिश शासन इस बात को जानता था कि जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटी भारत में वो कर रहा है, उन सारी वेलफेयर एक्टिविटीज का उद्देश्य भारतीयों का वेलफेयर ना होके क्या है? ब्रिटिश हितों की सुरक्षा। यानी कि इन समस्त वेलफेयर एक्टिविटीज का उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा इंडिया से ब्रिटेन कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है। और ये बात भी ब्रिटेन जानता था कि ये बात जैसे ही पता चलेगी भारतीय लोगों को, तो भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं गुस्से की भावना बढ़ना शुरू होगी और कहीं ना कहीं विद्रोह की परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो इसके लिए अब आपके ब्रिटेन क्या करेगा? अब तीसरे विकल्प का यूज करेगा, ब्रेन वाश। ठीक है। तो ब्रेन वाश के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आपकी अपनाई गई, कौन सी? वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। 18वीं और 19वीं सदी में आपके ये ब्रेन वाश की थ्योरी चलेगी। ठीक है। तो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी आपकी क्या कहेगी? तो वाइट्समैन बर्डन थ्योरी आपके जो रुडयार्ड किपलिंग ने आपके दी थी, तो ये वाइट्समैन बर्डन थ्योरी आपके ये कहेगी कि हम अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं, हम अंग्रेज भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने आए हैं। ठीक है। पहला पिलर इस थ्योरी का। अब यही दीवार टूटेगी आगे वाली। तोड़वाते सैटरडे संडे आने दो, क्लासरूम का इंतजाम करते हैं। तो समझना, तो ब्रेनवाश की थ्योरी में आपके 18वीं और 19वीं सदी में जो इनकी थ्योरी थी वो थी कौन सी? वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, यानी कि श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत। तो श्वेत व्यक्ति बोझ का सिद्धांत आपके किसने दिया था? रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं इस सिद्धांत के द्वारा? कि हम अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं, भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने आए हैं। और दूसरा इस थ्योरी का पिलर आपके कौन सा था? कि हम अंग्रेजों को जीतना आपके असंभव है। ठीक। तो अब यहां हम देखते क्या है कि ये थ्योरी समय के साथ आपके टूटती है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, जब ये थ्योरी आपकी समय के साथ टूटती है, तो 20वीं सदी में ये ब्रेनवाश करने के लिए दूसरी थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सी? डिवाइड एंड रूल। ठीक है। तो यहां तक हमने कल देखा था कि यूके का राष्ट्रवाद क्या था और यूके ने अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अपने तरीके अपनाए। अब आज हम समझते हैं भारत का राष्ट्रवाद, कि भारत का राष्ट्रवाद आपके क्या था और भारत अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएगा। ठीक है।
तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले तो हम भारत के राष्ट्रवाद का उद्देश्य देखें कि क्या उद्देश्य होगा। ठीक, तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद तो तब होगा जब पहले भारत राष्ट्र तो हो। अभी तक तो भारत के अंदर जो राष्ट्र निर्माण जो हुआ है या राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो परंपरागत विचारधारा चल रही थी। यानी कि उस समय की अगर हम स्थिति देखें तो भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण किस आधार पर हुआ था? परंपरागत विचारधारा के आधार पर। यानी भारत के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और नस्ल के आधार पर। और यही कारण था कि भारत आपके क्या था, जब इन विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो कई छोटे छोटे आपके राष्ट्र होंगे। ठीक है, और ये शक्ति में कमजोर होंगे और इसी बात का फायदा उठाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करेगी। और अब अगर हमें अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करना है, ठीक, तो सबसे पहले तो हमें राष्ट्र का निर्माण एक व्यापक आधार पर करना होगा। ठीक, तो सबसे पहला आपके यहाँ उद्देश्य क्या था कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए। और राष्ट्र किस आधार पर? परंपरागत विचारधारा से ऊपर उठ के आधुनिक विचारधारा के आधार पर भारत में पहले राष्ट्र का निर्माण हो। ठीक, जिससे कि राष्ट्र के अंदर आपके जो लोग हैं वो जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल और भाषा से ऊपर उठ जाएं। क्योंकि जब तक इससे ऊपर ये लोग नहीं उठेंगे तब तक आपके किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, तो भारत के अंदर सबसे पहली प्रक्रिया जो शुरू होती है वो होती है राष्ट्र निर्माण की। ठीक है, तो अब आपके किया क्या गया इसके लिए? तो भारत में अगर राष्ट्र का निर्माण हमें आधुनिक विचारधारा के आधार पर करना है, आधुनिक विचारधारा यानी साझा इतिहास, साझी संस्कृति, साझा भूगोल, साझी समस्याएं और साझा भविष्य। ठीक, यानी हमें राष्ट्र को लाना है परंपरागत विचारधारा से किधर? आधुनिक विचारधारा की तरफ। और जब राष्ट्र को हमें परंपरागत विचारधारा से आधुनिक विचारधारा की तरफ लाना है तो इसके लिए करने होंगे हमें कुछ प्रयास। ठीक, तो क्या प्रयास किए जाएंगे उस समय? तो इसके लिए सबसे पहले तो बढ़ाना होगा हमें एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा हमेशा अवेयरनेस बढ़ाती है। ठीक, और इन सारे प्रयासों को करने के लिए लोगों में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या करना होगा? हमें मॉडर्निटी, आधुनिकता को बढ़ाना होगा। ठीक, क्योंकि आधुनिक अगर जब व्यक्ति बनेंगे तो उनके पास तार्किक क्षमता आएगी और मानवीयता आएगी। क्योंकि तार्किकता और मानवीयता ही ऐसी चीजें हैं जो जातिवाद, छुआछूत, इन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या करना होगा? हमें अपने समाज और धर्म में सुधार करना होगा, जिससे कि समाज और धर्म में जो आपकी बुराइयां हैं, जिन बुराइयों की वजह से हमारा समाज अलग अलग जाति और धर्म में टूट रखा है, वो क्या हो सके? इंटीग्रेट हो सके। ठीक, इसके अलावा डिप्राइव्ड क्लास और वुमेन्स का प्रमोशन करना होगा, जिससे कि आपके सोशल मेन स्ट्रीम में ये लोग आ सके। ठीक है, तो आपके यहाँ भारत में सबसे पहले फोकस किया गया कि पहले राष्ट्र तो हो, राष्ट्रवाद तो बाद की बात है। ठीक, तो सबसे पहले किया जाएगा भारत में राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, और इसी राष्ट्र के निर्माण के दौर में आपके भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाएगा, मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया जाएगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किए जाएंगे। ठीक, डिप्राइव्ड क्लास, ठीक, और वुमेन्स के उत्थान के प्रयास होंगे। ठीक है, और इसी के अलावा आपके पीजेंट्स यानी कि किसानों को भी सोशल स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके जो जितने भी सुधारवादी होंगे या जितने भी आपके स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व होगा, उसका पहला प्रयास होगा भारत में राष्ट्र का निर्माण। और जब भारत में ये राष्ट्र का निर्माण आपके हो जाए, ठीक, उसके बाद अब आपके भारत का राष्ट्रवाद होगा क्या? ब्रिटिश शासन से मुक्ति। यही होगा भारत का राष्ट्रवाद। तो भारत के राष्ट्रवाद का आपके जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो होगा क्या? ब्रिटिश शासन से मुक्ति। और ब्रिटिश शासन से मुक्ति का आपके जो अर्थ है वो क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक, तो आपके अगर हम भारत के राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत के राष्ट्रवाद में सबसे पहले तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने पर जोर होगा। और जब भारत में एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए परंपरागत विचारधारा की जगह आधुनिक विचारधारा के आधार पर, तो अब भारत का राष्ट्रवाद प्रकट होगा और वो होगा ब्रिटिश शासन से मुक्ति यानी भारत की स्वतंत्रता। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि भारत का आपके राष्ट्रवाद आएगा किसके रूप में? ब्रिटिश शासन से मुक्ति के रूप में। ये हो गया भारत के राष्ट्रवाद का आपके फाइनल ऑब्जेक्टिव, अंतिम उद्देश्य। तो अब हम ये देखते हैं कि भारत के पास अपने इस राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के क्या विकल्प हैं। ठीक है,
तो भारत के पास अगर हम राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का अगर विकल्प देखें तो राष्ट्रवाद क्या है भारत का? ब्रिटिश शासन से मुक्ति यानी स्वतंत्रता। अब इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का विकल्प क्या है भारत के पास? तो पहला विकल्प है आपके क्रांति, रिवॉल्ट, और दूसरा विकल्प है आंदोलन, मूवमेंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि क्रांति किसे कहते हैं और आंदोलन किसे कहते हैं। तो क्रांति यानी कि रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का अर्थ होता है सडन चेंज, यानी कि इमीडिएट चेंज। ठीक, सडन चेंज का मतलब यकायक बदलाव। अब आपके क्रांति होगी कब? जब किसी व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस व्यवस्था को क्या करना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके व्यवस्था में बदलाव तभी होगा जब आप उससे असंतुष्ट हो। ठीक है, और अगर आप इमीडिएट व्यवस्था को बदलना चाहें तो ये कंसेप्ट होता है रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट का मतलब इमीडिएट चेंज इन एनी सिस्टम। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि व्यवस्था कोई भी हो, हर व्यवस्था में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जिन्हें उस व्यवस्था से घाटा हो रहा है और एक वो लोग जिन्हें उस व्यवस्था से फायदा हो रहा है। ठीक, तो घाटा हो रहा है वो व्यवस्था को बदलना चाहेंगे, लेकिन वो भी तो बैठे हैं जिन्हें फायदा हो रहा है। ठीक, और जिन्हें उस व्यवस्था से फायदा हो रहा है वो उसे बदलने नहीं देंगे। और इसमें आपके क्या होगा? कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ आपके दोनों के हितों में होगा संघर्ष, और यही संघर्ष आपके जन्म देगा वायलेंस, हिंसा को। तो क्रांति के अंदर चूंकि सडन चेंज का प्रयास किया जाता है और सडन चेंज में आपके होता क्या है? कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों में संघर्ष हुआ और ये संघर्ष जन्म देगा हिंसा को। ठीक, और अब आपके जब हिंसा आपके यहाँ हुई तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये हिंसा सक्सेस हो जाए या ये हिंसा अनसक्सेस हो जाए। ठीक, तो हम क्रांति हमने की कब? 1857 में, लेकिन ये फेल हो चुकी। काफी मात्रा में हिंसा भी हुई लेकिन क्रांति से हम कुछ हासिल नहीं कर पाए, ये देखा हमने। ठीक है, तो जब क्रांति से हमें अपने राष्ट्रवाद का उद्देश्य नहीं मिला तो अब हम राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए मूव करेंगे किसके ऊपर? मूवमेंट, आंदोलन। ठीक है, अब आंदोलन का अर्थ क्या होता है? आंदोलन का अर्थ होता है आपके सिस्टमैटिक चेंज, यानी कि आपके किसी व्यवस्था में धीरे धीरे क्रमागत बदलाव। क्योंकि जब हम धीरे धीरे बदलाव लाने के प्रयास करते हैं तो जो कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी संभावना घटती जाती है। तो आंदोलन में आपके वायलेंस की जो संभावना होती है वो क्रांति की अपेक्षा कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं, धीरे धीरे अपनी डिमांड्स को हम पूरा करवा रहे हैं। ठीक है, अब आंदोलन की अगर हम बात करें तो कोई भी आंदोलन सफल होगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो आंदोलन किन पिलर्स के ऊपर चलाया जा रहा है। ठीक, किसी भी आंदोलन की सफलता इन तीन पिलर के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक ये तीन पिलर किसी आंदोलन के अंदर नहीं होंगे तब तक कोई भी आंदोलन आपके सफल नहीं हो सकता। तो किसी भी आंदोलन का पहला पिलर होता है संगठन। ठीक, अगर कोई मूवमेंट चलाया जा रहा है तो उस मूवमेंट को चलाने वाला होना चाहिए क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज। दूसरा, किसी भी आंदोलन का दूसरा पिलर होता है आइडियोलॉजी, विचारधारा। विचारधारा किसकी? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विचारधारा। क्योंकि जो संगठन की विचारधारा होती है वही ये निर्धारित करती है कि इस संगठन से जुड़ने वाले लोग कितने होंगे। ठीक, क्योंकि संगठन आपके जिन लोगों का नेतृत्व करेगा या जिन लोगों के हितों का नेतृत्व करेगा, संगठन से जुड़ने वाले लोग हमेशा वही होंगे। ठीक है, तो आपके संगठन की विचारधारा आपके किनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक, उच्च वर्ग के करती है, मध्य वर्ग के करती है या निम्न वर्ग के करती है। ठीक, यानी जिन पर्सन या जिस ग्रुप के हितों का ये विचारधारा प्रतिनिधित्व करेगी उस संगठन से जुड़ने वाले लोग वही होंगे। तो ये विचारधारा निर्धारित करेगी कि संगठन का आकार कितना बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा पिलर आपके नेतृत्व, यानी कि एक लीडर, यानी कि संगठन के टॉप पे आपके एक ऐसा लीडर बैठा होना चाहिए जिसकी हर बात को संगठन का बॉटम लेवल तक का भी कर्मचारी बिना किसी डाउट के उसे फॉलो कर दे। ठीक, तो जब ये तीन पिलर आपके किसी मूवमेंट में हो जाए तब हम कहेंगे कि कोई मूवमेंट आपके सक्सेस होने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, अब इंडिया के अंदर जब हम मूवमेंट की बात करें, ठीक, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1885, 1885। 1885 से शुरुआत मानने के पीछे रीजन आपके ये है क्योंकि 1885 से पहले भारतीयों के पास कोई भी ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। 1885 से पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे या तो ये किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित थे या ये किसी वर्ग विशेष से संबंधित थे, लेकिन ऐसा कोई भी संगठन नहीं था जो आपके समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। तो 1885 में आपके स्थापना होती है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होते ही
अब आपके क्या होता है, भारत में एक अखिल भारतीय स्तर ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन होता है। ठीक, तो यहां आंदोलन का पहला पिलर। ठीक है, अब इस संगठन से जुड़ने वाले लोग कौन से होंगे, ठीक, ये निर्धारित करेगी इस संगठन की विचारधारा। ठीक, तो राष्ट्रीय आंदोलन आपके पूरा 3 विचारधाराओं के ऊपर चलाया गया। पहला नरमपंथ, दूसरा गरमपंथ और तीसरा गांधीवादी। अब यहां आपके पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर हमें जो विचारधाराएं देखनी है वो केवल 3। पहली विचारधारा नरमपंथ, मॉडरेटर। दूसरी विचारधारा गरमपंथ, एक्सट्रीमिस्ट। तीसरी विचारधारा गांधीवादी, गांधीयन। अब यहां यह समझना कि स्वतंत्रता आंदोलन आपके इन 3 विचारधाराओं पर चला, तो इन 3 विचारधाराओं की हमें जरूरत पड़ी क्यों? शुरुआत में ही ऐसी कोई विचारधारा क्यों नहीं आ गई, ठीक, जिससे कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो सके यहां। ठीक है, तो अब यहां समझना कि अगर हम इन 3 विचारधाराओं की अगर बात करें तो इन तीनों विचारधाराओं को गौर से देखना। यह है भारत का समाज। भारत के समाज में ये हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अगर हम नरमपंथ की बात करें तो ये मॉडरेटर केवल हायर क्लास के इंटरेस्ट की बात करते थे। किसकी बात करते थे? हायर क्लास के इंटरेस्ट की। अब हायर क्लास के इंटरेस्ट की बात करने के पीछे भी आपके रीजन ये था कि किसी भी समाज में सबसे पहले जागरूकता किसके पास आती है? उच्च वर्ग के पास। समाज कोई भी हो, जागरूकता हमेशा उच्च वर्ग के पास आएगी और उच्च वर्ग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेगा डिमांड्स की। ठीक, तो संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया किसी भी समाज में शुरू होगी वो हमेशा उच्च वर्ग के द्वारा की जाएगी। तो भारत के अंदर भी यही हुआ। तो कोइंसिडेंटली आपके जो कांग्रेस की स्थापना की थी, इस कांग्रेस की स्थापना में आपके उस समय के सारा रईस वर्ग, एलीट क्लास, ये शामिल था। ठीक, तो एलीट क्लास जब आपके यहां शामिल होगा तो एलीट क्लास हमेशा वो बात करेगा जो इनके हितों को पूरा करे। ठीक है, तो यहां आपके कांग्रेस का जो पहला फेज था आपके नरमपंथ, इस नरमपंथ के अंदर आपके कांग्रेस के साथ केवल जो जुड़ाव हुआ वो भारत के उच्च वर्ग का जुड़ाव हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च वर्ग का जुड़ाव तो हो गया, लेकिन किसी भी देश में आपके जो सबसे कम जनसंख्या होती है वो हमेशा उच्च वर्ग की होती है। ठीक, तो उच्च वर्ग की जनसंख्या कम होने के कारण ये आपके कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि सरकार डिमांड तब मानती है जब आपके संगठन में जनता दिखे, और ये तो उच्च वर्ग है, और उच्च वर्ग आपके अपना ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं डाल पाएगा? क्योंकि इनके पास मास नहीं होगा, क्योंकि उच्च वर्ग तो हमेशा ही कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके जब तक वाइट्समैन वर्डन थ्योरी भारत में नहीं टूटी थी, कौन सी विचारधारा थी? नरमपंथ। अब जैसे ही वाइट्समैन वर्डन थ्योरी आपके टूटी, अब दूसरी विचारधारा आपके आ गई गरमपंथ। अब गरमपंथी जो आपके विचारधारा थी, ठीक, तो अब यहां देखना, नरमपंथी इन लोगों का समर्थन नहीं करते थे, यानी इन लोगों के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करते थे, तो नरमपंथियों के साथ मध्य और निम्न वर्ग का जुड़ाव नहीं हुआ। और जब गरमपंथ आया तो गरमपंथ केवल मध्य और निम्न वर्ग की बात करेगा, इनसे उच्च वर्ग अलग हो गया। फाइनल आपके ये होगा कि स्थिति ये होगी कि एक समय में आके 1960 सूरत विभाजन, ये नरमपंथ और गरमपंथ ही अलग हो जाएगा और पूरा का पूरा संगठन 2 भागों में टूट जाएगा। स्थिति ये हो गई कि 1907 में आके संगठन ही खत्म हो गया, यानी जहां से शुरू की थी कहानी हम वहां वापस पहुंच गए। और अब आपके एक बार फिर जाके, ठीक, अब क्या होगा? अब सिस्टम यहां दोनों को गौर से समझना कि ये आपके उच्च वर्ग और ये मध्य और निम्न वर्ग। ठीक है, अब दोनों की परिस्थितियों को देखते हैं। उच्च वर्ग के पास आपके पैसा है, उच्च वर्ग आपके पढ़ा लिखा है, तो इनके पास प्लान है। ठीक, लेकिन किसी भी प्लान को लागू करने के लिए चाहिए जनता, जो इनके पास नहीं थी। तो ये भी ये बात समझेंगे आगे चल के कि बिना जनता के कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और जनता किसके पास है? एक्सट्रीमिस्ट के पास। ठीक है, पहली चीज। तो ये अब आगे चल के क्या करेंगे? एक्सट्रीमिस्ट को जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, अब यहां गरमपंथी इस बात को जान चुके थे कि इनके पास जनता तो है, लेकिन जनता को आपके आंदोलनों में लाने के लिए गांव से बुलाना तो पड़ेगा, ट्रैक्टर में भर के। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए कोई गांव से सुबह से जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आ रहा है तो दोपहर के लंच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए भी पैसा चाहिए, और वो है इनके पास।
ठीक, तो अब गर्मपंथी भी चाहेंगे कि बिना इनके आंदोलन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि जनता कितना भी आंदोलन चलाना चाहे, प्लेस पे तो पहुंचे पहले। जब तक रामलीला मैदान पे पहुंचोगे नहीं तब तक काय का आंदोलन। और रामलीला मैदान पे पहुंचने के लिए चाहिए पैसा, और पहुंचोगे तब जब आपको ये गारंटी हो जाए कि लंच की भी व्यवस्था है, तो आंदोलन में भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके सिस्टम। तो यहाँ आपके अब आगे चल के क्या होगा, अब नरमपंथ और गरमपंथ दोनों एक दूसरे के साथ आपके जुड़ने की बात करेंगे। ठीक है, हालांकि ये 1916 तक आके जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों के इंटरनल इंटरेस्ट अभी तक अलग अलग हैं, और आपके इंटरनल इंटरेस्ट इनके पूरे होंगे गांधीयन आइडियोलॉजी। और गांधीवादी जब आपके विचारधारा आएगी तो ये उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ये इन तीनों के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करेगी, और तीनों के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करते ही पूरे देश का जुड़ाव फ्रीडम स्ट्रगल से हो जाएगा। और जब पूरे देश का जुड़ाव फ्रीडम स्ट्रगल से हो जाएगा तो संगठन का जो आपके आकार होगा बड़ा, और अब इसके बाद में आपके लीडरशिप, एकमात्र लीडर महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की लीडरशिप में आपके पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र का होगा, असहयोग आंदोलन। इससे पहले कोई भी आपके नेशनल लेवल का मूवमेंट नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा, और तीसरा मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो में भारत छोड़वा दिया। ठीक, तो ये चलेगा पूरा आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये हमने देखा क्या कि भारत का राष्ट्रवाद क्या था और भारत अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझा कि नेशनलिज्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, यूके का नेशनलिज्म आपके क्या था, यूके अपने नेशनलिज्म को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा था, इंडिया का नेशनलिज्म क्या है, और इंडिया अपने नेशनलिज्म को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है। बस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में बस यही दो फिलॉसफी आपके चलेंगी। ठीक है, उधर आपके यूके का नेशनलिज्म, इधर इंडिया का नेशनलिज्म। जब तक यूके भारी पड़ेगा तब तक हम गुलाम बने रहेंगे, और जब हम भारी पड़ना शुरू हो जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक, जिस देश के नेशनलिज्म के उद्देश्य पूरे होंगे वो देश जीत जाएगा इस जंग में। ठीक है, तो यही है आपके आधुनिक भारत। अब हम शुरुआत करते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट। अब यूके का नेशनलिज्म हमने देखा, यूके ने अपने नेशनलिज्म को प्राप्त करने के लिए ही अपने एम्पायर का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, तो अब हम यहां सबसे पहले यूके के नेशनलिज्म को देखते हैं कि यूके ने कैसे कैसे अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इंडियन रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, तो वहां आ जाएगा इंडिया का नेशनलिज्म। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखना करते हैं शुरू। ठीक है, हाँ सर, जब हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग जाति धर्म और उसमें बटे हुए थे, हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने एक कॉमन इंटरेस्ट को डेवलप किया और इंडिया को आजाद कराया। बिल्कुल। वाइट मैन बर्डर्स थ्योरी को हमने फेल कर दिया, वहाँ तोड़ दिया। तो सर वापस आज ये स्थिति आ चुकी है कि कास्ट, रिलीजन और उसमें हम लोग बटे हुए। एक तरीके से क्या ये कहना सही होगा कि वाइट मैन बर्डर्स थ्योरी आज भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि शादी करना हो तो हमेशा एक रेशियल इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि भारत को जोड़ने में भी वाइट्समैन बर्डन थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान था। वाइट्समैन बर्डन थ्योरी ये नहीं कहती कि आप जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा। वाइट्समैन बर्डन थ्योरी केवल इतना कहती है कि हम भारतीयों को सभ्य और आधुनिक बनाने आए हैं। और सभ्य और आधुनिकता का मतलब ये सारी जो नैरो माइंड जो आइडियोलॉजीज हैं उनको दूर करने आए हैं। ठीक, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी इस सेंस में पॉजिटिव है। मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है आज भी वही है ना, लोगों के दिमाग में अच्छा कपड़े पहनो तो गलत है, अवेयरनेस का अभाव है। आज भी तो वही, और सिविलाइजेशन का वही कॉन्सेप्ट। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ से आज भी वहाँ की जो कॉलेजेस वगैरह है वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर या ट्रेडिशनल उनके जो आउटफिट्स उसमें लोग घूमते हैं या उनके उस तरीके से इंटरेस्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका खुद का कल्चर है। हर व्यक्ति को अपना कल्चर मानने की स्वतंत्रता है। थ्योरी का प्रभाव नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पड़ा, साउथ इंडिया में कम पड़ा। बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कल्चर जो है, वहाँ इंडियन कल्चर दोनों में आपके डिफरेंस है। दोनों में आपके डिफरेंस ये है कि ये है नॉर्थ इंडिया और ये है साउथ इंडिया। ठीक, जितने भी आपके इन्वेजन या आक्रमण हुए थे ये सब नॉर्थ में हुए। ठीक, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपकी इतनी ब्रीडिंग हुई है, ब्रीडिंग का मतलब आपके इतना हाइब्रिडाइजेशन हुआ है यहाँ की नस्ल में कि यहाँ की जो ओरिजिनल नस्ल है वो खत्म हो गई। ठीक, ओरिजिनल नस्ल जो इंडिया में है वो केवल आपके साउथ इंडिया और ये है द्रविड़। ठीक, तो हम जो आपके कहते हैं कि आर्य 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 तो गया हुए,
अब तो आर्य प्लस मुगल प्लस तुर्क प्लस पता नहीं कितने लोग मिल गए इस ब्रीड में आके। ठीक, तो यहाँ इस ब्रीडिंग का परिणाम है कि जो मल्टी कल्चर दिखता है हमें सब यहीं दिखता है। यहाँ आओगे साउथ में तो पूरा एक ही कल्चर है फिर। ठीक है, किसमें? साउथ में नहीं, एडवांस नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि नॉर्थ के जो आपके लोग हैं इनकी एडेप्टेशन, सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ज्यादा है। इसका रीजन आपके क्या था कि इनके ऊपर इन्वेजन इतने हुए कि या तो उन इन्वेजन का मुकाबला करो और या फिर एडेप्टेशन अपनाओ, तो इसलिए इनकी अनुकूलनशील क्षमता ज्यादा है। ठीक है, यह हुआ। तो और ये जो आपके द्रविड़ के लोग हैं ट्रेडिशनल आपके क्यों हैं? ये बिल्कुल आपके अभी भी कट्टर है नॉर्थ की अपेक्षा। आपके साउथ के लोग कट्टरता का रीजन आपके है कि इनके अंदर एडेप्टेशन नहीं है। ठीक है, एडेप्टेशन की क्षमता कंपैरेटिवली कम है, ये अपने आधार पर उठने की बात करते हैं। अब दोनों में एक और फर्क आ जाता है। यहाँ इन्वेजन ने एक बहुत बड़ा वर्ग क्रिएट कर दिया कि यहाँ इन्वेजन के कारण हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ भाग्य निर्धारित करता है और यहाँ आपके कर्म निर्धारित करता है। दक्षिण और उत्तर भारत में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, हम भाग्य को दोष देते हैं और ये कर्म को दोष देते हैं। जहाँ भाग्य और कर्म एक ही देश में इतना बड़ा विविधता हो गया। ठीक है, सर ये जो गोरा का जो कॉन्सेप्ट है, आज भी जैसे शादियां होती हैं कि गोरे लोगों से हर व्यक्ति शादी करना चाहता है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ये साउथ इंडिया में उतना नहीं। तो साउथ में गोरे ही नहीं है। बेसिकली वहां होता क्या है कि साउथ इंडिया की बात करें तो वहां ओरिजिनल रेस से शादी करना चाहते हैं और वहां की जो रेस है वो आपके उस टाइप की है, तो वहां रेस के अकॉर्डिंग चाहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चलो आगे अपने टॉपिक पे आए। तो अब हम यहां देखते हैं कि नेशनलिज्म ऑफ यूके का राष्ट्रवाद। तो यूके ने अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के लिए किस किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम समझते हैं साम्राज्यवाद। तो किसे कहते हैं साम्राज्यवाद?
तो अगला एक बेसिक कंसेप्ट समझना, साम्राज्यवाद। ठीक, तो यूके के राष्ट्रवाद के उद्देश्यों में क्या था? साम्राज्य का विस्तार। ठीक, तो साम्राज्यवाद हम कहते किसे हैं? तो समझना, साम्राज्यवाद अगर सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, अब इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? ये है यूके और ये है इंडिया, इन दोनों के ही पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं। तो किसी एक राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति एक आक्रामक व्यवहार, जिससे उस दूसरे राष्ट्र के ऊपर राजनीतिक सत्ता की स्थापना की जा सके। तो साम्राज्यवाद है क्या? आपके किसी एक नेशन का दूसरे नेशन के प्रति एक एग्रेसिव बिहेवियर, जिससे इस दूसरे नेशन के ऊपर क्या किया जा सके? पॉलिटिकल पावर की स्थापना की जा सके। ठीक है, यानी कि इसकी सत्ता को हत्याया जा सके। ठीक है, तो ये घटना कहलाती है साम्राज्यवाद। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना कि अगर साम्राज्य का विस्तार किया है तो साम्राज्य के विस्तार करने का कोई उद्देश्य भी होगा। तो उद्देश्य क्या है? अब साम्राज्यवाद की घटना आगे जाके कन्वर्ट होगी उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। अब उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? किसी एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर राजनीतिक सत्ता की स्थापना करके उस दूसरे राष्ट्र का आर्थिक शोषण करना। ठीक, तो यहां आपके क्या था? यूके ने भारत के ऊपर राजनीतिक सत्ता की स्थापना की और भारत का आर्थिक शोषण कर दिया शुरू। ठीक, तो भारत क्या होगा? यूके का उपनिवेश। ठीक, तो ऐसे तो यूके के 60 उपनिवेश थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहां साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब आगे चल के होता क्या है कि जब साम्राज्यवाद की आपके ठीक इच्छा यूके के अंदर आपके जाहिर हुई, तो आपके 20वीं सदी के आते आते यूके के अलावा यूरोप के अंदर आपके कई देश हुए जो साम्राज्यवाद की प्रक्रिया में आपके लिप्त होना शुरू कर दिए। और इसी साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा ने आपके जन्म दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें इतना विध्वंस हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आपके तुरंत आपके वैश्विक समुदाय ने एक संस्था यूएनओ का किया गठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ के गठन के साथ ही आपके यूएनओ का पहला उद्देश्य बनाया गया कि यूएनओ के सदस्य राष्ट्र ठीक समस्त विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का आपके तत्काल प्रभाव से समाप्त करेंगे या इन दोनों घटनाओं का विरोध करेंगे। ये संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही हुए थे। ठीक, तो अब यूएनओ के गठन के बाद आपके साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये दोनों प्रक्रियाएं आपके बंद हो गई। तो अब यहां आपके होता है आपके एक और एरा, जब आपके यूएनओ के गठन के बाद होता है कोल्ड वार। ठीक, और कोल्ड वार के बाद में आपके आफ्टर 1991 यूनिपोलर वर्ल्ड। अब आपकी कौन सी घटना है? अब साम्राज्यवाद का रूप वर्तमान में ले लिया नव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का रूप ले लिया नव उपनिवेशवाद। तो अब ये नव साम्राज्यवाद क्या होता है? न्यू इंपीरियलिज्म। तो न्यू इंपीरियलिज्म का मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के ऊपर एक आक्रामक व्यवहार, जिससे दूसरे राष्ट्र के ऊपर अप्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता की स्थापना की जा सके। जैसे कि यूएसए ने किया इराक पे अटैक का उद्देश्य सद्दाम हुसैन को हटाना और इराक के ऊपर एक ऐसा बंदा बिठाना जो यूएसए की कठपुतली की तरह कार्य कर सके। तो ये कैसा नियंत्रण हुआ? इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक, अब नव उपनिवेशवाद ये क्या हुआ? किसी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के ऊपर अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके दूसरे राष्ट्र का आर्थिक शोषण करना। ठीक, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। तो याद रखना, साम्राज्यवाद है एक मीन, एक साधन, और उपनिवेशवाद है एक एंड, यानी कि साध्य। ठीक, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में कैसा संबंध है? साधन और साध्य का। तो ये हमने देखा कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। अब हम यहां ये देखते हैं कि साम्राज्यवाद यानी कि यूके ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या क्या कदम इंडिया में उठाए या कितने फेज में आपके ये साम्राज्यवाद चलाया गया। ठीक है, इराक का ही होगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा नव साम्राज्यवाद की प्रक्रिया में यही संलग्न है। बेसिकली सिस्टम आपके क्या था कि 1945 से लेके 1991 तक ये जो पूरी आपकी दुनिया थी, ये दुनिया को हम जानते थे बाईपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवीय विश्व।
इस द्विध्रुवीय विश्व में आपके एक तरफ आपके यूएसएसआर और एक तरफ यूएसए, यह आपके साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता था यूएसएसआर, और यूएसए पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था। 1991 में आके यूएसएसआर हो गया डिसॉल्व। फिर 1991 से लेके 2008 ये पूरा जो आपके वर्ल्ड रहा, ये रहा यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ध्रुवीय विश्व। और एक ध्रुवीय विश्व में संपूर्ण विश्व व्यवस्था के केंद्र बिंदु में था यूएसए। ठीक, यह सिस्टम हुआ। और फिर 2008 की मंदी के बाद में जब आपके यूएसए का प्रभुत्व समाप्त हुआ, तो 2008 के बाद ये संपूर्ण विश्व व्यवस्था आपके परिवर्तित हो गई मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब विश्व किसी एक शक्ति के इर्द गिर्द नहीं, अब इस विश्व में आपके कई शक्तियां बन चुकी हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये हमने देखा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब हम देखते हैं फेजेज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरण। तो कैसे आपके ब्रिटिशर्स भारत में आपके आए और कैसे आपके भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। सर ये जो यूएन ने दबाव डाला, यूएन ने भाई बॉडी बन गई कि आपको जो इंपीरियलिज्म है खत्म करना पड़ेगा सारे कंट्रीज को। तो इससे तो ये समझ में आता है कि अगर जो हमारे इंडिया के अंदर मूवमेंट वगैरह चलेगा वो नहीं भी होते तो इंडिया को बिल्कुल, यही तो हमें आगे देखना है। मेन कारण तो यूएन था, ये वर्ल्ड वॉर था ना कि ये जो गांधीवाद की हम लोग इसमें चिपके हुए। ये तो बेसिकली कांग्रेस का शासन रहा था, तो सिवाय गांधी के कुछ पढ़ा ही नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या भारत के साथ क्या रही, तो भारत के साथ समस्या ये रही कि इस कांग्रेस के शासन में भारतीयों को केवल यही बताया गया कि बस सर्वश्रेष्ठ दो थे, एक मुगल और एक गांधी, बाकी का तो भारत में कोई कुछ था ही नहीं। कोई भी मूवमेंट नहीं चलता तब भी ठीक, आजादी देनी पड़ी। जबकि एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स में ही सबसे ज्यादा फोकस मुगल और गांधी को आपके किया गया। अगर हम उसी समय की अगर बात करें तो जिस समय आपके तकरीबन केवल मुगल डायनेस्टी के हो, 300 साल तक मुगल डायनेस्टी ने अगर शासन किया, तो उस समय आपके दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य भी हुआ करता था जिसने भी 300 साल शासन किया था। ठीक, और विजयनगर साम्राज्य उस समय का आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू डायनेस्टी थी, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आर्मी हो, हर चीज में शामिल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेशनल मूवमेंट में भी देखें तो केवल गांधीयन फैमिली ही क्यों, गांधी और नेहरू के अलावा और भी लोग तो थे, उनको तो कभी कोई वेटेज दिया ही नहीं गया। ठीक, सिचुएशन ये थी, यानी कि आपके फ्रीडम की बात करें तो और भी थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना तो ये है कि इतिहास बनता किससे, कि आपको किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है, और फिर आपके यही सिलेबस निर्धारित हो गया और इसी को आप पढ़ते जा रहे हो। ठीक, तो भारत की किताबों में कभी महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया जाता, चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन विदेशों में पढ़ाया जाता है। विदेशों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाए जाते हैं और चाणक्य भी पढ़ाया जाता है। विदेशों के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक, जब एमबीए होता है तो एमबीए के सिलेबस में आपके चाणक्य का अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, स्कूली एजुकेशन में कहाँ पढ़ाया जाता है, अब धीरे धीरे अब सिलेबस में इनरिच किया जा रहा है, अब तक तो नहीं था। ठीक है, इंडिया के अंदर आपके अगर गीता को पढ़ा दो तो धार्मिक हो जाती है, जबकि अमेरिका के अंदर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। वो तो क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियंस होके गीता पढ़ते हैं, हम हिंदू होके गीता नहीं पढ़ते। ठीक, तो नेक्स्ट हम समझते हैं फेजेज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया।
नॉर्दर्न आयरलैंड का जो एक नॉर्दर्न आयरलैंड होता है, आयरलैंड का पार्ट, वो आज की यूके के कब्जे में है। तो सर वहाँ पे तत्कालीन प्रभाव नहीं माना गया है जो वैसे तो कई क्षेत्र एक दूसरे के कब्जे में, वहाँ के लोगों ने संप्रभुता स्वीकार कर ली ना। ठीक, अगर लोगों ने ही संप्रभुता को स्वीकार कर लिया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे अपना कश्मीर का इशू है, वो कश्मीर का इशू एक डिस्प्यूटेड इशू है। जो जैसे पाकिस्तान में जो कश्मीर के लोग खुद नहीं आना चाहते, ये किसने कहा? जो जैसे आप बोल रहे थे ना कि पावर के दम पे अपन शासन, मतलब कश्मीर का इशू बिल्कुल अलग है। कश्मीर में तो कभी जनमत संग्रह हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पता कैसे चलेगा कि कौन आना चाहता है कौन आना नहीं चाहता। ठीक है, तो नेक्स्ट याद रखना, फेजेज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरण। अब भारत में अगर हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चरण देखें तो ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य जो भारत में विस्तार किया वो 3 फेज में विस्तार किया। सबसे पहला आपके कमर्शियलिज्म, वाणिज्यवाद। ये फेज शुरू कब से होता है? 1757 से 1813। ठीक है। दूसरा आपके औद्योगिक साम्राज्यवाद, इंडस्ट्रियल इंपीरियलिज्म। इंडस्ट्रियल इंपीरियलिज्म यानी 1813 से 1857। तीसरा आपके वित्तीय साम्राज्यवाद, फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, 1858 से 1947। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि वाणिज्यवादी चरण की आपकी शुरुआत ये कहाँ से हुई। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपके बहुत पहले गठित हो चुकी थी, भारत भी बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन साम्राज्यवाद की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 1757। तो यहाँ तक भी तो ये पहुंचे होंगे किसी तरह से। ठीक। क्या वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि भविष्य में ऐसी कोई एक्टिविटी करने वाली है? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद भी नहीं मालूम था। ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वाणिज्यवाद की चरण के पीछे आपकी शुरुआत या कहानी कहाँ से होती है शुरू। ठीक है। तो अब अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो ये है आपके यूरोप। यूरोप मतलब तमाम देश। ठीक। यहाँ आपके फ्रांस भी हो सकता है, पुर्तगाल भी हो सकता है, स्पेन भी, यूके भी, सारे तमाम देश आपके यूरोप के हुए। ठीक है। तो अब आपके ये वाणिज्यवादी चरण की अवधारणा यूरोप में एक आधार पर निकलती है। ठीक। यूरोप में जब आपके राष्ट्र ये छोटे छोटे होंगे तो इनमें सीमा संघर्ष तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सीमा संघर्ष ना हो। ठीक है। तो अब यहाँ आपके क्या होगा कि यहाँ एक अवधारणा आपके जन्म लेती है 15वीं 16वीं सदी में। क्या अवधारणा जन्म लेती है? ठीक, कि किसी भी राष्ट्र की सैनिक शक्ति उस राष्ट्र की आर्थिक शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से जितना संपन्न होगा वो राष्ट्र सैनिक रूप से भी उतना संपन्न होगा। ठीक। और किसी भी देश के चूंकि आंतरिक बाजार सीमित होते हैं और आंतरिक बाजारों की दम पर कोई राष्ट्र आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता। और यूरोप के अंदर तो हमेशा से पॉपुलेशन कम थी, तो इनके लिए तो ये थ्योरी बिल्कुल सही थी। तो यहाँ आपके ये थ्योरी दी गई एक अवधारणा कि किसी भी राष्ट्र की सैन्य शक्ति उस राष्ट्र की आर्थिक शक्ति के ऊपर निर्भर करती है और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है विदेश व्यापार। अगर विदेश व्यापार आपके किया जाए तो कोई भी देश आपके क्या कर सकता है? आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। और जिस देश की विदेश व्यापार में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी वो देश आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध होगा, और जो देश आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होगा वो देश सैन्य रूप से भी उतना समृद्ध होगा। ये थ्योरी तब भी सही थी, ये थ्योरी आज भी सही है, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिक लीडर वही है जिसका फॉरेन ट्रेड पर आधिपत्य है। ठीक। क्योंकि किसी भी देश की आंतरिक बाजार होता है सीमित, लेकिन आपके विदेश बाजार की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है। तो ये थ्योरी जो आपके उस समय निकली, तो अब इस थ्योरी ने आपके किया क्या कि एक विदेश व्यापार का रुख क्रिएट किया यहाँ के देशों में। ठीक है। जो भी वहाँ के राजे रजवाड़े थे, और इसी विदेश व्यापार के रुख के क्रम में होता क्या है, केवल अकेले आपके इंग्लैंड ही नहीं, सबसे पहले पुर्तगीज ये भारत की तरफ आपके रुख किए, यही आए थे सबसे पहले। ठीक है। पुर्तगाली गए तो फिर आपके दूसरे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। पुर्तगाली आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी, डच, ठीक, और डेनिश, इन सब लोगों ने आपके विदेश व्यापार की तरफ रुख करना शुरू किया। तो अकेले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत नहीं आई थी, भारत तो आपके यूरोप के अन्य कंपनियां और भी आई थी और कुछ अन्य देश और भी आए थे। ठीक है। तो अब शुरुआत आपकी यहां से होती क्या है कि वाणिज्यवादी चरण की शुरुआत तो हम मानते हैं 1757 से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके भारत में आके ऐसा क्या देखा, ठीक है, जिससे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ साम्राज्य बनाने की शुरुआत करने के बारे में सोच लिया।
ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें तो देखा क्या, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ठीक है, ये कहानी तो आपको पता ही होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 में आपके महारानी के चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके किया गया गठन। ठीक है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आती है आपके। ठीक है, कौन आता है सबसे पहले भारत यहाँ? विलियम हॉकिंस 1608 में। ठीक है, और ये विलियम हॉकिंस आपके भारत आते हैं किस उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये जो आपके विलियम हॉकिंस व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, तो ये आपके व्यापार की परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आपके जाते हैं, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद में आपके पहली इनकी जो व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना होती है 1613 सूरत। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, ठीक है, तो अब यहाँ ये देखना कि शुरुआत में इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ साम्राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन जब ये 10, 20, 25 साल यहाँ भारत में व्यापार करते हैं, तब ये देखते हैं भारत के समाज को कि ये समाज अंदर से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल के आधार पर बिल्कुल विखंडित हो रखा है, और एक ऐसे समाज पर शासन करना बहुत आसान है। ठीक, यह हुआ। तो सबसे पहले आपके क्या करेंगे, अब इनको शासन करने की लालसा होगी यहाँ की स्थितियों को देख के, और इन्हीं स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करेगी। धीरे धीरे, सीधा अटैक नहीं करेगी। तो इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ना शुरू होगी, और उधर आपके जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था उसका पतन शुरू होगा। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी। मुगल साम्राज्य डाउनफॉल में जा रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर आ रही थी। और औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य के सामंतों ने खुद ही मुगल साम्राज्य को तोड़ दिया। ठीक, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी पावर में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला युद्ध 1757, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, और यहाँ आपके प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को हरा के साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू करती है। इसीलिए हम साम्राज्यवादी चरण की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1757। ठीक है, तो ये बहुत पहले चुके थे, लेकिन इससे पहले ये केवल आपके व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक, तो अब ये जो आपके तीनों चरण हैं, इन तीनों चरणों को डिटेल में देखेंगे हम कल की क्लास में।